हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जब सबके लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2। तो दोस्तों इससे पहले आप यदि पहला सेशन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और दोस्तों आप सबको बता दें, इससे पहले एक क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, वो भी प्ले लिस्ट में है। आप सब जाकर उसको भी देख लें, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे भगत सिंह और राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो क्रांतिकारी लोग थे, क्या क्या कांड किए थे, ठीक है, सब वहाँ पर डिटेल में डिस्कस है। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो पहला आपका सेशन था ना, उसमें कांग्रेस का जो 4 अधिवेशन था उसमें बता दिया गया था, जैसे 1885, 1886, 1887, 1888, ये सब हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, ये इम्पोर्टेंट है। और कौन किए थे, रहमतुल्लाह सयानी जी किए थे। और यहाँ पर कौन सी प्रमुख घटना घटी थी इस अधिवेशन में, कि इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। आप सबसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो आप बताएंगे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और कब, 1896, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखिए अधिवेशन 1911 का, ये भी कहाँ हुआ था अधिवेशन, कोलकाता में। 1911 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, विशन नारायण। और यहाँ पर कौन सी प्रमुख घटना घटी थी, इसमें पहली बार जन गण मन, मतलब राष्ट्रीय जो गान है ना, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, उसको यहाँ पर गाया गया 1911 में। कहाँ पर, कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। तो आपसे अगर ऐसे पूछे कि राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया, तो आप बताएंगे कोलकाता अधिवेशन में। कब, 1911 में। और जिसकी अध्यक्षता कौन की कर रहे थे, विशन नारायण धर। नेक्स्ट अधिवेशन कौन सा है, 1907 का सूरत अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसकी अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष जी थे, ठीक है। और यहाँ पर प्रमुख घटना कौन सी घटी थी, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पहला सेशन था ना, उसमें इसका भी मतलब डिटेल में डिस्कस किए हैं, ठीक। आप सब जाके वहाँ पर ज़रूर देखें। 1916 का लखनऊ अधिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक कई बार केवल ये पूछा गया है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो आप बताएंगे अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर प्रमुख घटना क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में समझौता हुआ था, और इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कभी कभी अगर आपसे लखनऊ पैक्ट पूछ ले तो आप बताएंगे 1916 में। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार। अगला अधिवेशन है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एनी बेसेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। कब, 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रमुख घटना क्या हुआ, यही प्रमुख घटना कि ये किसी भी मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। और एक कहाँ से संबंधित थी, आयरलैंड से, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 1925 का अधिवेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू जी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। अगर केवल पहली भारतीय महिला पूछेगा तो आप सब बताएंगे 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। अगर केवल आपसे केवल महिला पूछ लेना तो आप एनी बेसेंट को बताएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस। अगला कौन सा है, 1933 का कोलकाता अधिवेशन, ठीक है।
और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? नलिनी सलीम गुप्ता, इनको नलिनी गुप्ता के नाम से जाना जाता है। ये तीसरी महिला आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 महिलाएं के आप सब देख चुके हैं, ये तीसरी महिला थी। 1918 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम जी किए थे। यहाँ पर क्या प्रमुख घटना घटी कि आईएनसी का पहला विशेष अधिवेशन बोला गया था, ठीक है। तो अगर आप सबसे ऐसे पूछे कि कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कौन था, तो बताएंगे बम्बई वाला, ठीक है। कब? 1918 में बुलाया गया था। 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? हकीम अजमल खान किए थे, ठीक है। और प्रमुख घटना क्या है? प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष इसी में बनाए गए थे, ठीक है। तो प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनाए गए थे? 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1924 का बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी जी किए थे। प्रमुख घटना क्या है? एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। और प्रमुख का घटना क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग पारित हुआ था। तो एक क्वेश्चन आप सबसे कई बार पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था, तो बताएंगे लाहौर अधिवेशन में 1929 में, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। 1937 का फैजपुर अधिवेशन एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, ठीक है। तो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन। कब हुआ था? 1937 में। इसके अध्यक्ष भी कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। 1931 का कराची अधिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पर मूल अधिकार की मांग किया गया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? 1931 वाला इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन की थी? सुभाष चंद्र बोस। प्रमुख घटना के बारे में देख लेते हैं। अध्यक्षता हेतु पहली बार इसमें मतदान का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो आपसे अगर ऐसे पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए मतदान का प्रयोग हुआ था, तो आप बताएंगे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप, ठीक है, 1885 से लेकर 1947 तक। इसके बारे में आप सबको पहले वीडियो में बताए थे, ठीक है। उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी चरण। आज इनके बारे में देखेंगे कौन कौन इनसे संबंधित है और उनका लक्ष्य क्या था, ठीक है। तो उदारवादी चरण को कब से हम बताए थे? 1845 से 1905 तक। तो उदारवादी नेता कौन कौन से थे? ये आप सबसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। फिरोज शाह मेहता उदारवादी नेता थे। बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और WC बनर्जी। ये सब नेता कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे। और एओ ह्यूम, जो कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है। ये सब क्या करते थे? अपनी मांगों को ये सब ना याचना पत्र के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से पहुंचाते थे अंग्रेजों के पास, ठीक है। ना तो कोई आंदोलन करते थे, ना तो हिंसात्मक आंदोलन करते थे, ठीक है। और अगर इनका मांग पूरा नहीं होता था ना, तो आंदोलन भी नहीं करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज अगर इनकी बात नहीं माने तो बहुत भारी मात्रा में आंदोलन कर, नहीं, ये सब आंदोलन नहीं करते थे, ठीक है। ये लोग क्राउन के राजभक्त थे, ठीक है। इनका उद्देश्य था केवल सुधार, मतलब जैसे मान लेते हैं अंग्रेजों ने कोई टैक्स ज़्यादा लगा दिया किसी वस्तु पर, या कोई अन्य प्रकार का ऐसा बिल पारित कर दिया जो भारतीय के हित में ना हो ना, तो ये सब केवल क्या चाहते थे? केवल सुधार उसमें किया जाए। बहुत उदार लोग थे, ठीक है। अंग्रेज ये सब क्या चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास चाहते थे। मतलब इन सब का मत था
कि अंग्रेज़ शासन करे, बात सही है, लेकिन अंग्रेजी शासन में भारतीयों का भी विकास हो। ठीक है, ऐसा रूल बनाए, ऐसा कानून बनाए जिससे भारतीयों के हित में भी काम हो। और ब्रिटिश सरकार का खुलकर ये सब विरोध नहीं करते थे। ये सब लक्ष्य, ये सब विशेषताएं किसकी हैं? उदारवादी नेताओं की। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कौन कौन से लोग उदारवादी हैं, पूछा जाता है। दूसरी बात करें, उग्रवादी चरण कब से? 1905 से लेकर 1905 से लेकर 1919 तक। तो उग्रवादी नेता कौन कौन से? एक आप नाम सुने, लाल बाल पाल। ठीक है, तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ठीक है, और एक है बिपिन चंद्र पाल रहेगा, और एक रहेगा रास बिहारी बोस। ठीक है, ये दो अलग अलग नाम है। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, एक है रास बिहारी बोस और अरविंद घोष। ये सब किस प्रकार के नेता थे? उग्रवादी नेता थे। ठीक है, और इनकी विशेषताएं क्या थी? कि ये अपनी मांग पूरा करने हेतु भारी आंदोलन, बहिष्कार, हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस का सहारा लेते थे, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। ठीक है, मतलब ये सब आंदोलन करते थे, और इनका जो लक्ष्य था ना, स्वराज प्राप्त करना, इनका टारगेट था। तीसरा चरण क्या? गांधीवादी चरण। इनका जो ड्यूरेशन था 1919 से लेकर 1947 तक। जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब नेता किस प्रकार थे? गांधीवादी, ठीक है, विचारधारा से प्रभावित थे, और ये सब सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह पर आधारित थे। अहिंसात्मक आंदोलन से अपनी मांगों को ये सब पूरा करते थे। ठीक है, गांधीवादी नेता लोग। आगे देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन क्या था? ठीक है, लेकिन इन सब के बजाय, लेकिन जो हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार द्वारा नहीं मानने पर हिंसात्मक का साथ लेते थे, जैसे आगजनी हो गया, बमबारी हो गया, गोली, हत्या का सहारा लेते थे ना, उनको क्या कहलाए? वो आगे चल के क्या कहलाएं? क्रांतिकारी कहलाएं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस प्रकार से काम किए थे। जैसे आप सब नाम सुने होंगे ना, चौरी चौरा कांड, मतलब पूरा थाना को ही जला दिए थे। ठीक है, और जो ट्रेन वाला कांड आप सब देखे होंगे। ठीक है, तो पूरे ट्रेन को लूट लिए। कई बार तो मतलब संसद भवन में भी गोला बारूद फेंके थे। तो ये सब लोग जो मतलब आगजनी का काम या बमबारी, गोला बारूद, ये सब जो क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ करते थे, उनको वो क्या कहलाते हैं? क्रांतिकारी। ठीक है, आगे देखिए, बंगाल का विभाजन इसमें देखेंगे। अब तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी, जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था ना, बहुत बड़ा था। ठीक है, जैसे आप सब देख सकते हैं, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, असम, ये सब जो पूरा क्षेत्र ना, सब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो जब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, आप जानते हैं, ये वर्तमान समय में ये अलग अलग राज्य बन गया, सब अलग अलग राज्य टूट गया है, और बांग्लादेश तो अलग देश ही बन गया है। ठीक है, तो पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, इतना बड़ा था। अब देखिए, तात्कालिक बंगाल उस समय का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला और शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी नेता वहीं से थे जो अंग्रेजी नीतियों का विरोध करते थे। बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था, क्योंकि बंगाल से ही धार्मिक और सामाजिक सुधार प्रारंभ हुआ। जैसे राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब कहाँ से संबंधित थे? बंगाल से। ठीक है, उस समय अंग्रेजों के समय बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा मतलब क्षेत्र था और जनसंख्या वाला क्षेत्र था। ठीक है, अब देखिए, जब इतना बड़ा हो गया ना, तो अंग्रेज़ों को क्या समझ में आया कि जब धीरे धीरे लोग अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे, ठीक है, तो अंग्रेज़ों के दिमाग में आया कि अगर बंगाल को दो पार्ट में बांट दें,
केस में, एक हिंदू में और एक मुस्लिम में, ठीक है। तब इनके मध्य आपस में फूट हो जाएगा और अंग्रेज़ों का यही देन भी थी, यही चाल भी थी, ठीक है। फूट डालो, राज करो, ठीक है। अब देखिए कारण क्या था विभाजन का। ब्रिटिश प्रशासन कर्जन के अनुसार कि कर्जन ने क्या कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, ठीक है, और जिसको संभालना कठिन है और इसका विभाजन आवश्यक है। कर्जन ने कहा कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसका प्रशासन शासन करना जो है कठिन हो जाता है, इसलिए इसको दो पार्ट में बांट दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा रीजन नहीं था। ये सब इस प्रकार से एक कहावत है, आप सब जानते हैं ना, कि मुँह में राम बगल में छुरी। इन सब का फॉलो, इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। इनका मकसद था कि ये जो बंगाल है ना, इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दें, ठीक है, जिसके माध्यम से हिंदू अलग हो जाएं और मुस्लिम अलग हो जाएं, और जो इनके बीच जो भाईचारा का व्यवहार है ये सब अलग हो जाए, टूट जाए। आगे चल के अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बहलाया फुसलाया था, ठीक है। अभी उसको देखते हैं। आगे देखिए, तत्कालिक बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था, ठीक है। लेकिन इसके पीछे अंग्रेज बंगाल का विभाजन करके राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहते थे, ठीक है, जो हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना चाहते। मेन मकसद अंग्रेज़ों का यही था कि जो हिंदू और मुस्लिम के मध्य जो एकता है, जो राष्ट्रवाद यहाँ पनप रहा है, उसको तोड़ देना, ठीक है, उसको समाप्त कर देना। आगे क्या हुआ कि अंग्रेजी मुसलमानों को यह कहकर एक अलग राज्य स्थापना किया, ठीक है। क्या कह के देखिए, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बहुत सारे लोभ ना दिया था, ठीक है, कि जब आप सब बट जाएगा, जब पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में बट जाएगा ना, तो मुसलमानों को बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या बोले हैं। नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा। क्या बोले थे? मुसलमानों का जो अलग प्रांत बनेगा ना, वहाँ पर मुसलमानों का बहुमत होगा, जो आप लोग के हित में होगा। इस प्रकार अंग्रेज़ बंगाल विभाजन करने में सफल रहे, ठीक है। अंग्रेज जो थे मुसलमानों को खूब बहलाए फुसलाए थे और बंगाल को धार्मिक रूप से अलग कर दिया। धार्मिक रूप से क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम और जो हिंदू थे उनको अलग किए थे, ताकि वह अपने ही धार्मिक मामले में उलझे रहें। लेकिन यह सब उल्टा पड़ गया जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना। अंग्रेज क्या किए थे कि बंगाल को इस हिसाब से बांटा था कि हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाएं, ठीक है, उन्होंने बांट दिया। लेकिन इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। यही से बोलते बहिष्कार आंदोलन भी बोलते हैं। जब ये आंदोलन चला तो वे ये अंग्रेजों जो सोचे थे उल्टा पड़ गया। अंग्रेज सोचे थे मुसलमान अलग हो जाएंगे और हिंदू अलग हो जाएंगे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों ने बढ़कर भाग लिया, एक दूसरे को राखी भी बांधा भाईचारे के लिए। तो अंग्रेजी जब ये सब देखे ना, तो वो सब एकदम सन्न रह गए कि ये तो एकदम उल्टा ही पड़ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए, 3 अक्टूबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश संसद में। तो आपसे ऐसे पूछे कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? तो 3 अक्टूबर 1903 में, ठीक है। आगे क्या है? 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ कि विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया था। तो लोगों के समक्ष कब रखा गया? 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। अब 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ? समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। तो समाचार पत्रों में ये बात कब आया? 20 जुलाई 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ। तो जो बंगाल विभाजन था ना, इसका विरोध कब शुरू हो गया? 7 अगस्त 1905 को, याद कर लीजिए, ठीक है। और जो बंगाल का विभाजन हो रहा था ना, किस हिसाब से हो रहा था? स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हो रहा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बहिष्कार भी आंदोलन बोलते हैं,
आगे क्या है, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन क्या हो गया, लागू हो गया था। कब, 16 अक्टूबर 1905 को। अब देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब बंगाल का विभाजन लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। जितना भी ऊपर बताया ना सब इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था। बंगाल को अंग्रेजों ने दो पार्ट में बांटा था, एक तो पूर्वी बंगाल और एक तो पश्चिमी बंगाल। ठीक है, अब दोनों में देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो पूर्वी बंगाल और असम ये सब किस क्षेत्र में आते थे, पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, और जनसंख्या यहाँ का लगभग उस समय 3.1 करोड़ था। और पूर्वी बंगाल की अंग्रेजों ने राजधानी किसको बनाया था, ढाका को। और यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था ब्लूमफील्ड फुलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने सब पॉइंट लिखा ना सब इम्पॉर्टेंट ही है। और पश्चिम बंगाल में क्या होता, क्या का हिस्सा आया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना। यह क्षेत्र जो था ना पश्चिम बंगाल, हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। और यहाँ की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 5.4 करोड़ थी उस समय। और इसकी राजधानी कहाँ बना था, कोलकाता में बना था। और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना, सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, ये दोनों का लेफ्टिनेंट गवर्नर याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल का एंड्रूज फ्रेजर बना और पूर्वी बंगाल का ब्लूमफील्ड फुलर बना था। ठीक है, अब देखिए दो स्टेटमेंट दिए थे, बयान दिए थे। एक बयान पूछा जाता है कौन कौन दिया। तो करजन ने क्या कहा था, मेरे इस बंटवारे से मुसलमानों को वे सारी सुविधाएं मिलेगी जो उन्हें मुग़ल काल से भी नहीं मिला। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के इतना बहला रहा है, फुसला रहा है कि ये जो बंटवारा हो रहा था ना, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुसलमानों को होगा। और इतना फ़ायदा होगा ना कि इनको मुग़ल काल से भी जो सुविधाएं नहीं मिली थी अब उनको अब मिलेगी। ठीक है, ब्लूमफील्ड फुलन क्या कहा, जो पूर्वी बंगाल का जो गवर्नर बना था, हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजी सरकार की दो पत्नियां हैं। ठीक है, जिसमें मुसलमान अधिक प्रिय है। देखिए इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि इसको पत्नियां की संज्ञा दे दिया, और पत्नियों में सबसे ज़्यादा प्रिय किसको लगने लगा, मुसलमानों को। इतना ज़्यादा बहला फुसला रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, स्वदेशी आंदोलन, या इसी को क्या बोलते हैं, बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। एक क्यों आया था, किसके लिए आया था, बंगाल विभाजन के विरोध में आया था। ठीक है, तो आप सबसे ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला, तो आप बताएंगे स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, अब देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन का विरोध कब हुआ, किसके माध्यम से, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, और जो विरोध हुआ था इसी किस के माध्यम से, किस आंदोलन के माध्यम से हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए कि एक जनसभा में उस समय 60,000 से 70,000 लोग शामिल थे। एक जनसभा में का आयोजन हुआ और यहाँ से विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, एक जनसभा बुलाई गई थी जिसमें लगभग 60 से 70,000 लोग शामिल थे। ठीक है, और यहीं से विरोध प्रारंभ शुरू हुआ। स्थान कहाँ था सभा का, कोलकाता का टाउन हॉल। एक पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, मणिचंद्र नंदी। ठीक है, जो कासिम बाजार के महाराजा थे। केवल मणिचंद्र नंदी याद कर लीजिए, और ये लोकेशन याद कर लीजिए कहाँ बुलाया गया था। अब देखिए स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, एक किसका सुझाव था कि इस आंदोलन में हम सब क्या करेंगे, स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे और जो विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार करेंगे। तो एक इनका मत था, कृष्ण कुमार मित्र का मत था। ठीक है, और ये बहिष्कार तब तक किया जाएगा जब तक अंग्रेजी सरकार बंगाल विभाजन के घोषणा को वापस नहीं ले लेता। ठीक है, ये सब जो स्टेटमेंट है, ये सब जो बातें हैं ना, जो आयोजन किया गया था यहाँ पर, ठीक है, कोलकाता टाउन हॉल में, सब डिसीजन यहीं पर लिया गया था। और क्या हुआ कि वंदे मातरम नारा चारों तरफ गूंज उठा।
और वंदे मातरम नारा के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु रविंद्र टैगोर द्वारा भारत माता की पेंटिंग बनाई गई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु तो भारत माता की पेंटिंग कौन बनाए थे? रविंद्र टैगोर। और लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। मतलब विरोध करते रहे, लेकिन मतलब अंग्रेज़ों ने क्या किया? विभाजन को लागू कर दिया। ठीक है, और जब विभाजन लागू कर दिया तब आंदोलन और भड़क उठा। ठीक है, तो जिसके कारण आंदोलन और तेज हो गया और विदेशी वस्तुओं को होली जलाया गया। ठीक है, आगे क्या है? विभाजन लागू होने के बाद घटित घटनाएं। तो जब अंग्रेजों ने विभाजन लागू कर दिया तब कौन कौन सी घटनाएं देखा गया? देखिए, तब 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है, और किसके सुझाव पर? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ये राखी दिवस क्यों मनाया गया है? आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदुओं को धार्मिक आधार पर बांट दिया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, एकता दिखाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने और चिढ़ गए थे। ठीक है, कि हम जो सोचे थे उसका उल्टा हो गया। और 16 अक्टूबर को ही क्या मनाया गया था? शोक दिवस। एक इसका सुझाव था? रामेंद्र सुंदर द्विवेदी का सुझाव था। ठीक है, और 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया था। और दरभंगा बिहार में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। ठीक है, अगर बिहार में पूछेगा तो आप भी बताएंगे। आगे देखिए क्या हुआ कि विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ था। और एशियन बनर्जी मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए और स्वदेशी आंदोलन पर प्रभावशाली भाषण दिए। और इनकी पत्रिका याद कर लीजिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, द बंगाली द्वारा स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पत्रिका पूछा जा सकता है। एक पत्रिका और है कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी पत्रिका है, इसमें भी स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था। कौन सा? संजीवनी और द बंगाली। ठीक है, संजीवनी के लेखक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। आगे क्या हुआ? आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला लिखा, जो 1911 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है कौन लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है वहाँ का राष्ट्रीय गान? अमार सुनार। ठीक है, आगे देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि आंदोलन रोकने हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अपने खिलाफ कोई बर्दाश्त थोड़ी नहीं कर सकता। अंग्रेजों के खिलाफ सब आंदोलन हो रहा था, तो अंग्रेजों ने बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया। क्या क्या? देखिए, अंग्रेजों ने आंदोलन में शामिल छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि इसमें छात्र भी भागीदार थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इन सबको परीक्षा देने नहीं दिया था। वंदे मातरम के नारे पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। छात्रों को स्कूल कॉलेज से निकाल दिया और प्रेस से स्वतंत्रता पूरी तरह से ये क्या कर दिया? हटा लिया था। ठीक है, तो इतने सारे कदम, इसके अतिरिक्त बहुत सारे कदम उठाए थे अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में देखते हैं। 1905, 1906, 1907 और स्वदेशी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का ये तीनों अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन 1905 वाला क्या है, कहाँ पर हुआ था? बनारस में। इम्पॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। एक किसे पंथी नेता थे? किस प्रकार के? नरमपंथी नेता थे। ठीक है, यहाँ पर प्रस्ताव क्या पारित हुआ कि बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। नरमपंथी की अध्यक्षता के कारण स्वदेशी आंदोलन में बोलबाला नरमपंथियों का रहा। तो जाहिर सी बात है, देखिए अध्यक्ष जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे वो नरमपंथी थे,
तो जो आंदोलन था, आंदोलन में किसका बोलबाला रहेगा? नरमपंथियों का बोलबाला रहेगा, क्योंकि इनके अध्यक्ष ही नरमपंथी समुदाय से थे। ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर कांग्रेस द्वारा स्वागत करने पर गर्मपंथी नेता नाराज हो गए। अब देखिए, यहीं से नरमपंथी और गर्मपंथी में धीरे धीरे फूट होगा। ठीक है, क्योंकि जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ गया था तो कांग्रेस के द्वारा उनका स्वागत किया गया, जो कि गर्मपंथियों को ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, वो सब चाहते हैं कि अंग्रेज हम सब पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, आप उनका स्वागत कर रहे हैं, तो इसलिए गर्मपंथी लोग क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। आगे क्या हुआ? 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन एक कहाँ हुआ था? कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता कौन की है? दादा भाई नौरोजी साहब। ये भी कौन से नेता थे? नरमपंथी नेता थे। और आंदोलन में फिर से नरमपंथियों का बोलबाला बन गया था। ठीक है, क्योंकि इस बार भी नरमपंथी नेता चुने गए थे। और इसमें प्रस्ताव पारित हुआ स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वराज पहली बार इसमें यूज हुआ। ठीक है, जो लोग कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे उन लोगों ने एक नई अलग पार्टी बना ली। कौन सी? मुस्लिम लीग पार्टी। ठीक है, आगे मुस्लिम लीग के बारे में देखेंगे। और इसमें क्या निर्णय लिया गया कि अगला अधिवेशन जो 1907 में होगा वो नागपुर में होगा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता तिलक साहब करेंगे, जो कि गरम दल के नेता थे। ठीक है, कहाँ पर होगा? 1907 में नागपुर में। देखिए, नागपुर में प्रस्तावित है लेकिन नागपुर में होगा नहीं। ठीक है, और इसके अध्यक्षता तिलक साहब करेंगे, जो कि गर्मपंथी के नेता थे, लेकिन ये भी नहीं करेंगे। अब देखिए, गोखले और मेहता गुट द्वारा 1907 के अधिवेशन को नागपुर से हटाकर सूरत कर दिया गया। ठीक है, क्यों किया गया? ताकि नरमपंथी नेता रासबिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता करें, क्योंकि ये जो तिलक साहब थे गर्मपंथी के थे और इन सब का मानना था गर्मपंथी इनकी अध्यक्षता ना करें, बल्कि कौन करें? नरमपंथी के नेता करें। ठीक है, तो प्रस्तावित था तो 1907 का नागपुर में, लेकिन हुआ कहाँ पर था? 1907 वाला सूरत में। और अध्यक्ष बनने वाले थे तिलक साहब, लेकिन बने कौन? रासबिहारी घोष जी। ठीक है, और यहीं से कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग अलग हो गया। ठीक है, उनकी विचारधारा। तो दोस्तों, आप सबको इस सेशन कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।